जान करके क्या करोगे? है हाँ हाँ, यदि आप मुझसे ये कहो कि सर ये तो बहुत अच्छा आंकड़ा है, मेरे लिए बहुत सरप्राइज होगा, मैं जब आप इसको बताओगे ना ऐसा सोचूंगा यार पूरा देश मात्रा है मेरे। माना हमारे गांव में 10 आदमी ऐसे थे जिनकी जेब में दम था कि वो लोगों को पिला सके और वो चुनाव लड़ते हैं। ये ऐसे कैसे हो सकता है? रामलाल 1500 कैसे प्राप्त करेगा? बापड़ा, ये 3 बार चुनाव 5 बार चुनाव लड़ेगा तब जाके होगा। इसमें भी इसने कितने लोगों को पिलाई होगी, कितने लोगों के पैर पकड़े होंगे जाकर के, और कितने गंदी राजनीति की होगी, तब जाकर के बेचारा 350 प्राप्त करके और फिर चुनाव जीता है। क्योंकि वास्तव में हाँ भाई, अपन संविधान के भाग पढ़ चुके थे। आज जो है उससे आगे की चर्चा करेंगे, और आगे की चर्चा 6 भाग पढ़ा दिए ना, अभी 6 ही पढ़ाएंगे। हाँ 7 मान लो, क्योंकि 7 में कुछ है ही नहीं, एक ही अनुच्छेद का बना है। 8वां जो है वो 4 अनुच्छेदों का बना है ना, और 9वां जो है वो एक अनुच्छेद का बना है 243 का। तो ऐसे में आगे वाले भाग इतने काम के नहीं है, वो कभी हम संविधान पढ़ेंगे तब उस समय उसकी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल ये हमने इसलिए देखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो चीज अपन लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग अनुच्छेद थोड़ा साथ में लेके चले और उनको भी याद करें। आर्टिकल कैसे याद होते हैं उस माध्यम को बताने के लिए मैंने आपको ये अनुच्छेद जो है वो सबसे पहले बताई, और अनुच्छेद बता करके अब हम इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जो कंटिन्यू पार्ट चल रहा था वो था हमारा राष्ट्रपति का, कि हम लोग राष्ट्रपति पढ़ने वाले थे। और यदि हम राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं तो वास्तव में हमें ये जो प्रेसिडेंट को लेकर के जितने भी आर्टिकल हैं वो आर्टिकल भी साथ लेकर के ही चलने हैं। इसीलिए मैंने यहाँ तक ये भाग लिखवाए तुम, ताकि ये अनुच्छेद थोड़ा समझ सको। अब यहां देखो क्या हुआ, यहां पर ऐसा हुआ कि हमने राष्ट्रपति को देखा तो ये आपको कहां मिलेगा? पक्का है कि ये जो राष्ट्रपति है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का पार्ट है। ये बोलो है कि नहीं है? और यदि केंद्र सरकार का पार्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 पार्ट थे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हमने देखा था ये आदमी जो है वो कार्यपालिका का भाग भी था, क्योंकि देश के सारे कार्य किसके नाम से होते हैं। और हमने देखा कि ये आदमी व्यवस्थापिका का पार्ट भी था, यानी हमारी संसद का जो है उसका भी भाग है ये आदमी। क्यों? क्योंकि कानून बनाते समय, सब कुछ करते समय हमने देखा कि पार्लियामेंट का पार्ट है ये। लोकसभा राज्यसभा के बाद हम अक्सर राष्ट्रपति को ही याद करते हैं। देखा कि नहीं देखा आपने? इसका मतलब हमें राष्ट्रपति इन दोनों के तहत भी मिलेगा, इन दोनों के तहत मिलेगा। यानी राष्ट्रपति हमें यहां से यहां तक भी मिल सकता है और यहां से लेकर के और यहां तक भी मिल सकता है। बोलो सही बात है कि नहीं? तो सुनो ध्यान से, देखो कैसे याद होते हैं ये, तुक्का भी हम कैसे मार सकते हैं वो चीज देखना। हमारे राष्ट्रपति इतने इंपॉर्टेंट पद था कि देश के संविधान निर्माताओं ने जब सबसे पहले संविधान बनाना शुरू किया, ये केंद्र सरकार लिखना शुरू की, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सबसे पहले राष्ट्रपति को लिखा है। इसका जो पद है वो पद यहां लिखा गया है, और बाकी की पावर है वो इधर है। न्यायपालिका में पावर तो सभी जगह है, पूरे संविधान में इसकी पावर है, क्योंकि मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में एक सूर्य की भांति है बीच में, बाकी पूरा जो संविधान और पूरी भारत की राज्य व्यवस्था इसके इर्द गिर्द घूमती है। था कि नहीं था? तो ये इतना महत्वपूर्ण था कि इसका पद जो है वो कहां है? इसमें है। यानी राष्ट्रपति का पद आपको 52 से लेकर के 78 तक मिलेगा, बाकी जगह इसकी शक्तियां मिलेगी। और ये इतना काम का था कि सबसे पहले इसको लिखना शुरू किया हमने, संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले इसको लिखा 52 से ही। सबसे पहले केंद्र सरकार लिखी ना तो 52 में ही राष्ट्रपति शुरू किया। 52 में कहा गया कि राष्ट्रपति होगा। 53, 54 ऐसे करते 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 भाई साहब 62 तक सब कुछ राष्ट्रपति के बारे में ही लिखा गया। 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति के पद के बारे में ही है। इतना महत्वपूर्ण आदमी है, इसमें इसका पद बनाया गया। इसका मतलब यहां पर 52 से 62 तक आपको राष्ट्रपति का पद, इसका चुनाव, इसका कार्यकाल, इसको शपथ दिलाना, इसकी योग्यता, ये सब कुछ है ना आपको यही मिलेगा। इसके पद के बारे में आपसे कुछ भी पूछे ना, वो सब आंख बंद करके 52 से 62 के बीच जाना है। जैसे मान लो आपको एक चीज पता चल गई कि राष्ट्रपति का पद आपको वहां मिलेगा, इससे पद से संबंधित चीजें वहां मिलेंगी। अब आप थोड़ा सा मतलब तुक्का भी मार सकते हैं यहां पर। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि राष्ट्रपति को शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है, तो आपको पक्का है कि वो अनुच्छेद 52 से 62 के बीच ही होगा।
अब मान लो हमें उसमें से एक अनुच्छेद उधर मिल जाए और बाकी के उधर मिल जाए तो मामला सेट होगा कि नहीं होगा। और फिर देखो बाकी के भी हमें पता होगा। मान लो कई बार ऐसा होता है आसपास में अनुच्छेद दे देता है तो कई बार हम तीन ऑप्शन को एलिमिनेट करके फिर भी कर सकते हैं। हमें 3 ऑप्शन का पता होता है, यार इसमें तो ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये, अब बच गया यही, तो यही हो सकता है। ऐसे भी हम कई बार अनुच्छेदों को सही कर जाते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति का ही ऑप्शन क्या था? उपराष्ट्रपति। कि जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। आपको पता हो कितना शानदार चीज लिखी गई है कि 63 से उपराष्ट्रपति को शुरू किया गया, 63 से, और 63 से लेकर के और 71 तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है। बोलो, कार्यपालिका के जो पार्ट थे ना कार्यपालिका, उसमें 52 से 71 तक तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है। यहां आपको उपराष्ट्रपति का सब कुछ मिलेगा, उसकी योग्यता, उसका चुनाव, उसकी शपथ के बारे में, उसका कार्यकाल, ये सब आपको यही मिलेगा। वो राज्यसभा का सभापति होता है, ये सब भी आपको यही मिलेगा। पद खाली होने पर वो राष्ट्रपति का काम करेगा, वो भी आपको यही मिलेगा। तो क्या वास्तव में अनुच्छेद याद करना कोई बड़ी महाभारत है क्या? पढ़ने का तरीका होना चाहिए हमारे पास। हम इन चीजों को कैसे समझता, वो चीज होनी चाहिए हमारे पास। बाकी चीजें अपने आप चलती हैं और ये चलना ही पड़ेगा, तब जाकर के तो जुगाड़ बैठेगा। तो इन सबको आपको कवर करना है। अब देखो, कार्यपालिका में कौन आता है? पीएम आता है। और कार्यपालिका के अंदर ही कौन आते हैं? मंत्री और मंत्रिपरिषद आती है। अब इसका मतलब ये मंत्री लोग और मंत्रिपरिषद लोग यहां 72 से 78 के बीच में ही होंगे, समझ रहे हो? और ये लोग सब कुछ करते हैं, सब कुछ इनके पास है। लेकिन भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद है जो इनके बारे में कहते हैं। एक है 74 नंबर वाला और एक है 75 वाला, ये 2 ही अनुच्छेद है। सोचो कितनी बड़ी बात है। और अब जो बच गए उनमें से और कई चीजें लिखी हुई है। 76 है, उसके अंदर एक महान्यायवादी के बारे में लिखा हुआ है, जो एक गवर्नमेंट कर्मचारी होता है उसको लेकर के। 78 के अंदर जो है वो राष्ट्रपति के बारे में है, 77 में राष्ट्रपति के बारे में है, 73 में राष्ट्रपति के बारे में है, जो बच गया वो। तो सोचो कितना बड़ा आदमी है ये। यानी अब अनुच्छेद कौन कौन से बच गए हमें पता चल गया। यहां तो राष्ट्रपति, यहां कौन? अब हमारे पास अनुच्छेद कौन कौन से बन गए? इधर कौन? मंत्री, प्रधानमंत्री। अब हमारे पास अनुच्छेद बच गया, एक तो 73, एक बच गया हमारे पास 76, एक 77 और एक 78 है। हाँ, एक 72 भी बच गया अपने पास, 72। ये अनुच्छेद बच गए अपने पास। आपको पता होना चाहिए ये दोनों भी राष्ट्रपति के ही हैं, ये भी राष्ट्रपति के हैं। और आपको पता होना चाहिए ये दोनों भी किसके हैं? राष्ट्रपति के ही हैं। और ये जो है वो हमारे एक अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, उसको लेकर है, जो बहुत शानदार पद है। आप देखोगे जब पता चलेगा। और मास्टर साहब ये भी होता है क्या? ऐसा तो हमें पता ही नहीं था, नाम खूब सुन रखा था, ऐसा भी करता है क्या इसे? तो सोचो, ऐसे करते हुए हमारे ये पूरे के पूरे अनुच्छेद हमारे को काम आएंगे। इनको भी हम पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से। इसमें क्या है, बहुत अच्छी चीजें इनमें लिखी हुई है। ऐसा करते हुए आपको इन चीजों, अब राष्ट्रपति का पद के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। जब राष्ट्रपति हम पढ़ने जा रहे हैं तो 2 तरह से पढ़ेंगे हम। एक तो इसकी संविधान में स्थिति मैंने बता दी आपको कहां पर है, और दूसरा अब इसका पद, इसको सबसे पहले बनाएंगे हम। और बनाने के बाद हम लोग इस राष्ट्रपति के पावर देखेंगे, कार्य और शक्तियां देखेंगे कि ये क्या क्या काम करता है। जैसा कि सब कुछ यही होता है, तो सब कुछ में भी क्या क्या होता है ये सब हम देखेंगे। तो 2 सेगमेंट में बांट करके इनको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर एकदम? तो आप लोग हेडिंग बना लो जोरदार वाली, किसकी? राष्ट्रपति, जो कि हम शुरू करने वाले हैं। राष्ट्रपति, और उसका अनुच्छेद भी लिख दो ऐसे ब्रैकेट में, 52 से लेकर के और 62 तक है। कंप्लीट राष्ट्रपति के बारे में अब एक एक के बारे में बात करेंगे अपन, किसमें क्या है, 52 में, 53 में, 54, 55 ऐसे देखेंगे एक एक में। लेकिन आप इतना देखो कि भाई 52 से 62 तक तो राष्ट्रपति ही है। अब देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 52 से, कि 52 में क्या लिखा गया है। तो ध्यान रखना, जब कोई भी चीज शुरू होती है तो उसमें सबसे पहले उसको बनाया जाता है कि भाई ये होगा। 52 में राष्ट्रपति शुरू होता है, तो यहां पर लिखा गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, विल बी ए प्रेसिडेंट। ये बात इसमें लिखी गई है, एक राष्ट्रपति होगा, ऐसी बात इसमें लिखी है। क्योंकि शुरू होता है ना, उसी में ये बात बोली जाती है। जैसे 62 पे राष्ट्रपति खत्म हो जाता है, 63 पे कौन शुरू होता है? तो यहाँ 63 में लिखा गया उपराष्ट्रपति होगा। जो पहले होता है ना उसमें बताया जाता है भाई ये होगा। 79 में हमारी पार्लियामेंट शुरू होती है, तो इसमें बताया गया कि पार्लियामेंट होगी। तो ऐसे याद रखना
है ना, और यहां पर 52 में भी ये लिखा गया। अब 52 में ये लिखने के बाद 53 में लिखा गया कि ये क्यों होगा, क्यों बना रहे हैं हम इसको, ये बात इसमें लिखी गई है। तो 53 में लिखा गया है कि यहां पर देश के जो सभी कार्य हैं या देश की जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां हैं वो इस राष्ट्रपति में है। देश की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति जानते हो कि नहीं जानते? एग्जीक्यूटिव जो पावर है, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके अंदर होंगी? राष्ट्रपति में होंगी, राष्ट्रपति में होंगी। इसलिए ये होगा, बोला देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, इसलिए हम इस पद को बना रहे हैं, ऐसा 53 में लिखा गया। तो ये होगा, ये इसलिए होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति देश का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है हमारे देश का राष्ट्रपति, इसलिए ये पद बनाया गया 53 के अनुसार। बहुत काम का अनुच्छेद है, ये हमारे सामने बार बार आएगा, याद हो जाएगा, राष्ट्रपति की पावर में भी आएगा ये, तो यहां पर इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है। अब क्या लिखा गया? होगा, इसलिए होगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा वो लिखा गया है, और कैसे बनेगा उसको लेकर के यहां पर लिखा गया इलेक्शन, चुनाव। चुनाव में बोला गया चुनाव अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट में हम लोग वोट देते हैं, क्या इसको नहीं देते, हमने जिसको वोट दिया वो लोग वोट देते हैं, इसलिए इसका जो चुनाव है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष किसके द्वारा? जनता द्वारा, अप्रत्यक्ष जनता द्वारा, इनडायरेक्ट बाय पब्लिक। अब इनडायरेक्ट बाय पब्लिक, तो भाई साहब एक चीज सुनना आप लोग, मैं राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में तो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन याद रखना मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पहलू है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि हमारे दुनिया में, देश में नहीं, दुनिया के अंदर बहुत सारी चुनाव व्यवस्थाएं हैं, हर चुनाव में कोई ना कोई कमी जरूर है। भारत के चुनाव में भी बहुत सारी कमियां हैं, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इलेक्शन में क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से हमने उन कमियों को दूर किया है, वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो चुनाव वास्तव में मेरी नज़र के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की गई है। इसमें पूरी दुनिया में जो कमियां हैं ना, उन बहुत सारी कमियों को दूर किया गया है यहाँ पर, इसलिए भारत के राष्ट्रपति चुनाव को समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे विद्वान भी हैं, मैंने ऐसे अध्यापकों को भी देखा है जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा पेचीदा रहते हैं, उनको भी ये चीज़ें बहुत तगड़े तरीके समझ में नहीं आती। मैंने भी उनको घास काटते हुए देखा, ये खत्म, बस ऐसा करते, उनकी तह तक वो भी नहीं जाते। बहुत बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के वहां से बहुत गहराई से प्रश्न आ जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप देश के नागरिक हैं, हमारे देश के सबसे बड़े व्यक्ति, देश का जो राजा है और एक गणतंत्र की जो पहचान है, उस राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के क्या क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या है। अब प्रोसेस इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि इतनी पेचीदा है, उसकी लैंग्वेज ही पकड़ में नहीं आती है, इसलिए भी समझ में नहीं आती। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही साधारण उदाहरणों के साथ में एग्जाम्पल दे करके मैं आपके दिमाग में चीज छाप सकूं और आप लोग उसको पूरा कोशिश करना कि समझ में आए ये चीज आपको कि वास्तव में क्या क्या होता है इसको लेकर के। मैं आपको दुनिया की बेहतरीन इलेक्शन प्रोसेस बताने जा रहा हूं। बहुत सारी कमियों को भी हम बात करेंगे कि देखो ये कमियां होती है और उनको दूर करके हम लोग इन सबको बात करेंगे, इसलिए आप इसको बहुत तरीके से देखना, शार्प माइंड से। यदि आपको समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया तरीके समझ लोगे, नहीं आती है तो फिर आप घूमते फिरोगे, आपको समझ में आएगी भी नहीं है, मेरे से भी आप लिखवा के ले जाना। क्लियर एकदम? लेकिन आ जाएगा पक्का, आप लोग एक एक चीज को देखना। तो मैं यदि आपको देश की, दुनिया की बेहतरीन चुनाव व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं तो ध्यान रखना, यह चुनाव व्यवस्था 2 आर्टिकल में है, एक तो 54 में और दूसरी 55 में। हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के 2 आर्टिकल जो है वो व्यवस्था करते हैं, 54 और 55 वाला। अब देखो 54 में कहता है कि चुनाव अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा। अब जनता के द्वारा होता है तो भाई साहब पक्का है, जनता तो वोट नहीं देती। अब जनता वोट नहीं देती तो जिनको जनता ने वोट दिया है वो लोग वोट देते हैं, और उन सब लोगों को मिलाकर के एक संगठन बना होता है, एक आयोग जैसा एक कुछ ग्रुप बना होता है, और उस ग्रुप को हम पता है क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचन मंडल बोलते हैं। दिख रहा है कि नहीं ये वाला कलर इधर? ठीक है, एक निर्वाचन मंडल करेगा। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा एक निर्वाचन मंडल करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये निर्वाचन मंडल क्या है, एक एक चीज समझना। निर्वाचन मंडल क्या है?
54 में यह कहता है कि राष्ट्रपति को जो लोग वोट देंगे उन लोगों का जो ग्रुप होगा उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, और ये लोग राष्ट्रपति को वोट देंगे। अब हमें यह पता चल गया कि राष्ट्रपति को वोट एक निर्वाचन मंडल देता है, तो इसका मतलब हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस निर्वाचन मंडल के जो सदस्य हैं, इसके जो मेंबर हैं वो कौन कौन होते हैं, इसमें कितने आदमी होते हैं इसके अंदर, है ना, वो बड़ी बात है। इसमें कितने आदमी होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये थोड़ा सा बहुत तगड़े तो बात समझने वाली है। तो इसके सदस्य, एक ग्रुप बना होता है पूरा का पूरा इस तरह से लोगों का, और उस लोगों को ग्रुप को ही हम निर्वाचन मंडल बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं मैं बता रहा हूं, तुमने तो तुम्हारी दिखा दी, है ना। और अब इसमें कौन होता है कौन नहीं होता वो चीज ध्यान रखनी है आपको। अब सबसे पहले तो एक चीज पता चल गई कि जनता जिनको बनाती है वो लोग होंगे, पक्का है। अब जनता किन किन को बनाती है सुनना। जनता मुझे लगता है कि एक तो बनाती है जनता एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोलो सही है कि नहीं है। एमपी में जनता लोकसभा के अंदर जो आदमी बनाती है उनकी संख्या है 543, बोलो सही है कि नहीं है। और जनता राज्यसभा में जिनको बनाती है उनकी संख्या है 233, जनता इनको ही बनाती है ना, बाकी के नहीं बनाती है। इसमें टोटल जो है वो 545 है, दो जो आदमी उनको जनता नहीं बनाती है। इधर जो है वो 245 है, इनमें से 12 को जनता नहीं बनाती है, इनको राष्ट्रपति बनाता है। इसलिए ये आदमी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा बनाए हुए आदमी राष्ट्रपति को वोट दें, ये सही नहीं है। यदि दिला दोगे तो ऐसा हो जाएगा कि भाई साहब अपने हाथ में मोगरी है और अपन अपने मुंड में मार रहे हैं बटीर बटीर, अपना ही मुंड अपनी मोगरी, ऐसे मारवाड़ी में एक कहावत है। अच्छा लगेगा क्या? राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए आदमी राष्ट्रपति को वोट दे रहे, व्हाट इज दिस। इसलिए कभी भी भूल करके इनसे राष्ट्रपति को वोट नहीं दिलाना है। मजा तो तब आए जब अपने हाथ में मोगरी हो और सामने वाले का मुंड हो, तब आए, समझ रहे हो। तो ऐसे में ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है। और जनता किसको बनाती है? और जनता बनाती है भाई साहब राज्यों के अंदर किसको? एमएलए को। और राज्यों के अंदर किसको बनाती है जनता? और राज्यों को बनाती है एमएलसी, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले, यानी परिषद। विधान परिषदें भी होती है कि नहीं होती बताओ? राज्यों में होती है। अब होती है तो एक चीज और समझना, देखो राष्ट्रपति के चुनाव में पहले तो मुझे यह बताओ कि मैंने तुम्हें बेसिक पर बहुत ज्यादा जोर देने के लिए कहा था कि नहीं? और यदि बेसिक पर जोर देने के लिए कहा था तो मैंने बताया था आपको, एक बात बताओ, वो सारी बातें जो मैंने तुम्हें शुरुआत में बताई थी वो अब काम आ रही है कि नहीं आ रही? वो उधर हमने संसद की शक्तियों को पढ़ा तो संसद की शक्तियों में वो चीज काम आई कि नहीं आई? आपको वो चीज मैंने बताई, तभी आप उस अविश्वास प्रस्ताव को समझ पाए, तभी आप हमारे देश के जो राष्ट्रपति पर और प्रधानमंत्री पर कैसे संसद कंट्रोल रखती है वो सब समझ पाए। आप संसद ही नहीं समझते तो सोचो कहां से समझते। आज आप इन चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हो क्योंकि आपको पता है इनके बारे में। और जो लोकसभा राज्यसभा का सत्ता नहीं है वो बैठे बैठे देखता आराम से मुंह फाड़ करके, और ये भी नहीं कह सकता था मेरे को, किसी मास्टर को भी नहीं बोल सकता था कि सर मेरे को ये भी नहीं आती, क्योंकि मास्टरों को क्या लगता है कि ये तो इनको आता होगा। इसलिए बेसिक बहुत जरूरी है। जिन भी छोरों का बेसिक नहीं हुआ है वो पहले उन बेसिक को करे कंप्लीट, उसके बाद में अब तुम्हारे लिए बहुत सुविधा है। ऑनलाइन का भी आप लोग फायदा उठाया करो, और फायदा उठा करके उन चीजों को किया करो। आप लोग जिस मास्टर से ऑफलाइन पढ़ते हैं उससे अपनी ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसका बहुत फायदा है। ये जो शुरुआत की बेसिक क्लासें हैं अभी अपनी रिकॉर्ड हो रही है इसमें, तो मैं ये डलना स्टार्ट हो जाएगी, आज डल जाएगी ये। तो आज जैसे ही डल जाए तो उसके बाद आप इसको देखना, जो भी शुरुआती क्लासेज जिन्होंने नहीं ली है वो, और इनको पूरी को कवर करना, आप लोग कंप्लीट करना इन चीजों को, समझ गए एकदम, क्योंकि वो बहुत बेसिक है और वो बहुत शानदार चीजें हैं। कोई चीज हमारे सामने बार बार आती है तो इसलिए वो ज्यादा याद होती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक बहुत तगड़ा वरदान मिला हुआ है मनुष्य को, और वो वरदान बहुत अच्छा मिला हुआ मेरी नजर से। उसको वरदान मिला हुआ भूलने का, कि बेटा तू समय के साथ चीजों को भूलता रहेगा। वरदान मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई साहब ये वरदान ना हो तो हमारे साथ दिन में पता नहीं कितनी बुरी चीजें होती है, लोगों के साथ पता नहीं कितना बुरा हो जाता है। समय के साथ वो चीजों को भूल जाते हैं कि नहीं, अच्छी जिंदगी जीने लग जाते हैं। तो इसलिए वो अच्छा है कि लोग भूलने लग जाते हैं। हम लोग वरदान है हमारे पास भूलने का, लेकिन ये वरदान इधर उल्टा काम कर देता है। वो वरदान हमें याद करी हुई चीजों को भुला देता है ना। तो वो इधर अच्छा ही है, सब भूलते हैं, तुम ही नहीं सब भूलते हैं। तो इसलिए बार बार कोई चीज सामने आए तो वो हमारे लिए फायदेमंद होती है, इसलिए उसको देखना ही। और आज लोग देख लेना, पता ही है
चैनल का सबको पता है? तुम बाद में आए थे, वो उनको पता है कि तुम लोगों को? तुमने पीछे दोनों ने नहीं किया? कोई बात नहीं, कर देना। चैनल का सब्सक्राइबर शेयर का नाम लेते ही छोरे से समझने लग जाते हैं, छोरे से समझने लग जाते हैं कि मेरे को सर बोल रहे हैं और मैं यदि सब्सक्राइब कर दूंगा ना तो गुरुजी करोड़पति बन जाएगा, है ना। नहीं, कईयों को ऐसे रिएक्शन देखने को मिलता है, इसलिए वास्तव में मैं तो शेयर सब्सक्राइबर से बोलता हूँ, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये छोरे पता नहीं क्या समझ रहे हैं और क्या बोलेंगे कि यार मैं सब्सक्राइब कर दिया तो ये करोड़पति बन जाएगा एक दिन में। तो भाई कर दिया करो, कर दिया करो, कोई बेचारा करोड़पति बन जाए तो अच्छी बात है कि नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, आपको यदि अच्छा लगता है पढ़ना, आज YouTube का माहौल बहुत तगड़ा हो गया है, हर कोई पढ़ाता है, बहुत सारी हैं, कोई भी पढ़ाकर कलम उठा करके हर कोई ऑनलाइन पढ़ाने लग गया है और इस मामले को बहुत ज़्यादा भ्रष्ट कर दिया। पहले लोगों की ये चीज़ काम आती थी, लेकिन आज ये समझ में नहीं आता कि किसका पढ़े, कितना पढ़े और कहाँ से पढ़े, क्योंकि पढ़ाते लोग तो वास्तव मैंने देखा है कि कुछ भी पढ़ा देते हैं खड़े होकर के, जिनको खुद को कुछ नहीं आता वो भी पढ़ाने लग जाते हैं। तो आजकल ये भ्रष्ट है, आपको ये देखना जरूरी है कि कौन कहां पर आपको उच्च कोटि का मिलेगा। और वैसे आपको पढ़ना ही है मोबाइल उठा करके, ये भी आपको तय करना होता है, क्योंकि कई बार हम मोबाइल इसलिए उठाते हैं कि हमें पढ़ना है, लेकिन फिर और ही कुछ करके रख देते हैं, फिर रखने के बाद याद आता है अरे यार मोबाइल तो इसलिए उठाया था कि पढ़ना था, है ना, और फिर वो हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों से जीत पाओगे तब जा करके होगा। इसलिए कंपटीशन वास्तव में कम है, क्योंकि लोग ऑनलाइन पढ़ रहे नहीं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। अब तुम यदि अपना टाइम खराब नहीं कर रहे तो उनसे आगे अपने आप ही निकल जाओगे। तो इसलिए चीज़ें करना आप लोग। अब बेसिक यदि आपका है तो आप एक एक चीज़ को देखेंगे, शुरू से देखेंगे, हर एक क्लास आपने कंटिन्यूड ली है तो आपको आगे की चीज़ें बहुत सारी समझ में आएंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये तुम्हारी वाली क्लास का ही है ना। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप लोग कभी भूल जाते हैं, तो भी इसलिए एक एक क्लास ले, शुरू से लेकर के एक एक पूरी कवर करें इनको। एक भी बीच में तुम्हारी भी किसी की मिस हो रखी तो उसको भी आप कवर करें। अब सुनो, देखो हमारे यहाँ एमएलए भी बनाते हैं और एमएलसी भी बनाते हैं। ये भी कौन बनाती है? जनता बनाती है। इसका मतलब ये भी वोट देने चाहिए, ये भी पार्टिसिपेट करनी चाहिए। अब इनको पार्टिसिपेट कराने से पहले एक चीज है जो आपको समझनी है, बहुत शानदार बात। मैंने तुम्हें एक बार उदाहरण दिया था, देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हर एक क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले वाले आप देखें तभी आगे की आपको ज्यादा समझ में आएंगी, चाहे वो ऑनलाइन हो और चाहे वो ऑफलाइन हो, दोनों। अब क्या है, मैंने आपको एक उदाहरण देकर के बताया था, समान प्रतिनिधित्व वाला बताया था क्या? इक्वल लीडरशिप, सबका बराबर का अधिकार हो। एक किताब का उदाहरण दिया था, तुम्हें याद हो तो। हम एक किताब लेके आए थे, इसने ज्यादा पैसे दे दिए थे तो ये बोला था ये मेरी है, और एक बार हम सबने बराबर के पैसे दिए थे तो हम सबने कहा था किताब मेरी है। ऐसे राष्ट्रपति को बनाने में इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है कि सभी लोगों का समान प्रतिनिधित्व हो, इक्वल लीडरशिप हो। राष्ट्रपति को बनाने में जितना योगदान एक राजस्थान के व्यक्ति का है, एक गोवा के व्यक्ति का है, सिक्किम का है, नागालैंड का है, उतना ही यूपी वाला का होना चाहिए, सब राज्यों का बराबर। इसलिए सभी लोग मिलकर के कहते हैं राष्ट्रपति हमारा है। इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है और इस चीज को विशेष ध्यान रख करके फिर इनको बनाया गया। इसलिए चीजों को दिमाग में सोच करके फिर आपको ये चुनाव व्यवस्था को भी देखना है। अब आप समान प्रतिनिधित्व की ध्यान रख के मुझे बताना, समान प्रतिनिधित्व भी है, और यदि हमें ये तो इधर तो पता चल गया कि भाई ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इधर अब आप मुझे ये बताओ, एमएलए और एमएलसी दोनों है, राज्यों में है ये, क्या इसमें एमएलसी पार्टिसिपेट करेंगे क्या? ये बताना, समान प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए बताना मुझे। क्या विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे? नहीं लेंगे। शायद तुमने ये दिमाग लगाया होगा कि गुरुजी ये तो केवल 6 राज्यों में है, बोलो है कि नहीं है? और विधान परिषद तो केवल 6 राज्यों में, वो कुंभा वाली बात मैंने तुम्हें बताई थी। और यदि आप इनको उस चुनाव में पार्टिसिपेट करवा दोगे तो वो राज्य ज्यादा अधिकारों गायक नहीं होगा। इसलिए कभी भी इनको पार्टिसिपेट नहीं करवाना है, कभी भी नहीं करवाना। अब बच गया कौन? एमएलए। तो ये पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एमएलए में भी ध्यान रखना, हमारे यहां पर एमएलए को लेकर के प्रावधान किया गया है कि राज्यों के अंदर एक एमएलए उस राज्य का राज्यपाल अपने मन से मनोनीत कर सकता है, उसका इलेक्शन नहीं होगा, वो अपने मन से बना देगा। एक एमएलए राज्यपाल अपॉइंट करता है, मनोनीत करता है। अब वो भी ऑप्शनल है, चाहे तो करे चाहे तो नहीं करे। कई राज्यों ने कर रखा है, कईयों ने नहीं कर रखा।
यूपी में वहां का राज्यपाल एक एमएलए मनोनीत करता है, केवल एक ही करने का अधिकार है। राजस्थान में 200 एमएलए 200 के 200 का इलेक्शन होता है, यहां पर नहीं करता है। अब यदि मान लो कहीं पर एमएलए एक मनोनीत कर रखा है राज्यपाल ने, तो क्या वो आदमी जनता के द्वारा बनाया गया है क्या? और वो आदमी राष्ट्रपति को वोट देगा क्या? नहीं देगा, नहीं देगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि राज्यों के सभी एमएलए, राज्यों के ऑल एमएलए, सभी विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? क्या यह कथन सत्य है? नहीं है, क्योंकि सभी को दिला दोगे तो आप किस में आ जाओगे? ये भी आ जाएगा। इसलिए क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित एमएलए, इलेक्टेड एमएलए ही भाग लेते हैं? बोलो, बोल सकता हूं? बोल सकता हूं कि नहीं? बोल सकते हैं। ये बात सत्य है कि निर्वाचित एमएलए ही भाग लेते हैं। क्लियर एकदम? अब सुनो, अब आ गई ये बात, भाई ये भी भाग ले लिए, ये भी भाग ले लिए। इसका मतलब हमारे यहां पर इस सदस्य के अंदर इलेक्टेड एमपी हुए, और इलेक्टेड एमपी की संख्या मेरे हिसाब से इतनी हो जानी चाहिए। सही है कि नहीं है? और इसका मतलब हमारे यहां इलेक्टेड एमएलए भी हुए इस निर्वाचन मंडल के सदस्य के अंदर, हुए कि नहीं हुए? बड़ी बात है, आज हमारे देश में एमएलए की संख्या कितनी है? एमएलए की संख्या देश में, टोटल एमएलए की संख्या राजस्थान में 200 है, यूपी में 403 है, ऐसे सब पूरे देश की जोड़े तो कितनी है जानते हो क्या? जान करके क्या करोगे? है? हाँ, यदि आप मुझसे ये कहो कि सर ये तो बहुत अच्छा आंकड़ा है, मेरे लिए बहुत सरप्राइज होगा, मैं जब आप इसको बताओगे ना ऐसा सोचूंगा यार पूरा देश में अतरा है मेरे, ये अच्छा आंकड़ा है यार, जान करके ऐसा, तब तो मैं बताऊं, और आप लोगों के सामने लिखार चला गया है होगा, तब तो क्या मतलब है? फिर तो बताऊं कितने एमएलए हैं? अभी हमारे चुनाव रिकॉर्ड के अनुसार और पिछले जो जितने भी चुनाव रहे उनके अनुसार अभी हमारे यहाँ 4120 एमएलए हैं। हाँ, अभी जो कश्मीर को लेकर के कुछ मामला कर दिया गया वहां पर और कुछ राज्यों में से, तो लगभग 4000 कुछ एमएलए बचे हुए हैं अभी, है ना? 4000 कुछ एमएलए है जो भी इलेक्टेड है, अभी राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बाकी टोटल एमएलए हमारे यहाँ पर ये है 4120। क्लियर? अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे निर्वाचन मंडल के अंदर जो टोटल मेंबर हैं वो कितने हो जाएंगे? 4896। जोड़ लेना आप लोग। देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी फास्ट, फट देश लिख दिया। इसको बोलते हैं थॉट प्रोसेस। जानते हो कि नहीं जानते? ऐसे मैथ भी मजबूत होनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, तुम जोड़ लेना, मैंने तो ये रट रखा था इसलिए लिख दिया है। ठीक है? और यहां पर ध्यान रखना, यही लोग जो है सब मिलकर के क्या कहलाते हैं? निर्वाचन मंडल कहलाते हैं। ठीक है? और ये लोग जो है वो अनुच्छेद 54 के अनुसार हैं, और ये लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं। और जनता किसको बनाती है? वैसे लोकल गवर्नमेंट भी तो है कि नहीं है? एक गवर्नमेंट और है अपने पास, और एक जो गवर्नमेंट है उसको हम स्थानीय निकाय बोलते हैं। गांव में तो पंचायती राज, और शहरों में नगर निगम। वो भी तो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट करनी चाहिए ना। लेकिन भाई साहब वो जो एमएलए, ये जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है वो हमारे पास शुरू में थी नहीं जब संविधान बनाया जा रहा था। ठीक है? बताओ, ये तो हमारे संविधान में तब ऐड की गई थी, 1993 में संविधान में ऐड हुई थी, जबकि राष्ट्रपति तो शुरू से ही था। तो जब इनको जोड़ा गया ना, तो इनको कहा गया नहीं बेटा तुम्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेना है। इतना माथाफोड़ी कहां से करेंगे? इधर फिर वो चेंज करना पड़ेगा, यहां पर भी, इधर भी चेंज करना पड़ेगा। इतनी सारी चेंज क्यों करे? बोले रहने दो, इनको दिलाएंगे ही नहीं। इसलिए लोकल गवर्नमेंट के लोग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यही पूछ रहा था। नहीं सर, ये 4120 है, इसके अंदर वो भी होंगे जो राज्यपाल द्वारा चुने गए होंगे। वो उनको करवाऊं क्या? तू बता, करवाना चाहिए क्या उनको? उनको पार्टिसिपेट नहीं होगा। नहीं होगा वो, तो वो नहीं होगा तो मैंने काट कर ही लिखा है। वो इतना बावड़ा समझा है तेरे मास्टर को? बावड़े यार, बताओ क्या है? इतना बावड़ा समझ रहा है? तेरे बॉस को सुबह पूछोगे ना। है? चल पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो मैं बार बोल देता हूँ कि देखो देर बाद में काट। खैर कोई नहीं, बेटर है, अच्छा है, पूछ लिया कर, लेकिन वो बाद में लिख लिया कर, चेप लिया कर, बीच में मत बोला कर। अब ये ऑनलाइन वाले देख रहे होंगे कि हमें बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं। बोले ये और गाड़ी पकड़े होंगे तुम्हें, ये कौन बैठा है? बोले गुरुजी क्लास में ऐसा जो बीच बीच में बोल बोल करके हमें पढ़ाने नहीं दे रहा, गुरुजी अपना ज्ञान ठोकने लग जाता है बीच में, है ना? तो ये भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए बेटा लिख लिया करो तुम, और बाद में जब मैं रुकू ना उस समय पूछ लिया कर, आते ही पूछ लिया। ठीक है? बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। हाँ, अब बताओ यहाँ तक बैठ गया क्या?
अनुच्छेद 54 के अंदर यह सब लिखा हुआ है, एक मामला शांत हुआ है। क्लियर यहां तक? अब यदि 54 में यह बात लिखी गई है तो अगला अनुच्छेद है अपना 55, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको लेकर के तो तुम्हें सारी चीजें पता चल जानी चाहिए, भाई कौन लेता है कौन नहीं लेता है। अब 55 में क्या लिखा गया वो देखो, अगला अनुच्छेद 55, इसमें लिखा गई है इलेक्शन प्रोसेस, निर्वाचन प्रणाली। इस प्रणाली का नाम लिखा गया है, और इलेक्शन प्रणाली जो है ना, निर्वाचन प्रणाली, उसका नाम तुमने सुना हुआ आज तक, खूब सुन रखा होगा आपने इसका नाम। इसे हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली, गुप्त मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल सीक्रेट वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल सीक्रेट वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली। इसके द्वारा ये चुनाव होता है। यानी ये लोग जब वोट वगैरह देंगे ना, तो उसमें भी ये प्रोसेस निकालनी पड़ती है। ये प्रोसेस का जितना अटपटा तुमने नाम देख रखा है ना, उतनी अटपटी ये प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये बता दिया कि ये लोग भाग लेते हैं और आप समझ गए कि हाँ मैं समझ में आ गया राष्ट्रपति का चुनाव है, लेकिन समझना यह भी जरूरी है, समझना यह भी जरूरी है कि ये प्रोसेस क्या है। अब इस प्रोसेस को समझना स्टेप वाइज स्टेप, इसमें मैं आपको 3 तरह से समझाऊंगा, इसको 3 भागों में बांटेंगे हम इसको। इस प्रोसेस के तहत 3 मुख्य काम करने पड़ते हैं। यदि आपने ये तीनों काम कर लिए तो आपका राष्ट्रपति बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि इन तीनों कामों को आप बहुत शानदार तरीके से एग्जाम्पल के साथ में समझें कि ये काम क्या क्या होते हैं। तो सुनो, देखो, इसके तहत, इस प्रणाली के तहत जो काम किए जाते हैं उनमें जो पहला काम है वो ये है कि हमारे यहाँ जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा उस समय वोट वैल्यू निकाली जाती है, वोट मूल्य। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे को डाउट पैदा करनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि हमारे देश के चुनाव में 4896 लोग जो हैं वो राष्ट्रपति को वोट देते हैं। इसका मतलब वो वोटों की संख्या इतनी होनी चाहिए, वही लोग बनाते हैं, इसके अलावा कोई लोग नहीं आता। लेकिन फिर भी अभी आपके दिनों, हाल ही के दिनों, पिछले दिनों में 2022 के अंदर हमारे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 25 जुलाई को अगले राष्ट्रपति बने 2022 के अंदर द्रौपदी मुर्मू। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, शायद मुझे लगता है कि आप लोग उस समय सामने थे, धरती पे प्रकट हो गए थे, सारे लोग तुम्हारे सामने था सारा का सारा। आपने उस समय देखा हो लगभग 6 लाख वोट मिले थे, 6 लाख और कुछ वोट मिले थे द्रौपदी मुर्मू को, तब जाके वो जीती थी। 6 लाख वोट मिले। मैंने कहा कि वोट कितने जने देते हैं, लेकिन वोट कितने मिल गए, ये क्या है, ये क्या सीन है, ऐसा क्यों होता है, वो सब चीजें जानने वाली है। तो सुनना इन सब चीजों को। वोट मूल्य क्या होता है ये निकालना पड़ता है। जब कभी भी ये 4896 लोग वोट देंगे तो इनका एक वोट नहीं जाता है, इनकी वैल्यू जाती है, इनकी वैल्यू काउंट होती है, इसलिए वोटों की संख्या इतनी हो गई थी लाखों के अंदर। अब ये वैल्यू क्या होती है सुनना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके तुम्हें बताता हूं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लो हमारे एक तरफ जो है वो राज्य है यूपी और दूसरी तरफ एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। ये 2 राज्यों का हम एग्जाम्पल लेते हैं। माना राजस्थान के अंदर जो है वो जनता, जो पब्लिक है वो 100 है, ये इसमें यूपी में मान लो 100 है, और दूसरी तरफ जो है ये इधर 200 मान लेते हैं अपन, और इधर मान लो 100 है। समझ रहे हो इस चीज को? और एक तरफ हम मानते हैं एमएलए। माना यूपी के अंदर एमएलए कितने हैं और राजस्थान में भी एमएलए कितने हैं, 25 है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो एमएलए वोट देते हैं या जनता? एमएलए वोट देते हैं। एमएलए वोट देते हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या, ध्यान से सुनना, कि यूपी के 200 लोग मिलकर के राष्ट्रपति को कितने वोट देते हैं? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? राजस्थान के 100 लोग ही मिलकर के कितने वोट देते हैं? क्या समान प्रतिनिधित्व है? क्या समानता है? क्या नहीं है। यूपी वाले बोलेंगे राष्ट्रपति हमारा नहीं हो, हम तो इतने सारे लोग मिलकर के 25 दे रहे हैं और ये इतने से लोग मिलकर के भी 25 दे रहे हैं, तो ये इनका ज्यादा है हमारा कम है। समान प्रतिनिधित्व नहीं है। इस चीज को बराबर करने के लिए, इस चीज को बराबर करने के लिए क्या निकालना पड़ता है? वोट मूल्य इसलिए निकाला जाता है। अब निकाला कैसे जाता है? सिंपल सा, इसके लिए देखो फॉर्मूला और बना रखा है। संविधान वालों ने मजाक कर दिया कि पॉलिटी आर्ट्स वाले पढ़ेंगे, आर्ट्स वाले तो भाई साहब मैथ से डर के भागेंगे और मैथ से डर के भागेंगे, इसलिए बेचारे फॉर्मूले से बच करके आर्ट्स लेंगे। इधर आए पॉलिटी में देखा और यार इधर भी फॉर्मूले मिल गए, माथा खराब हो गया। बात
लेकिन आप लोग देखना ये फॉर्मूला बनाया क्यों गया था, इसका पूरा पोस्टमार्टम करके मैं बता देता हूं कि फॉर्मूला वास्तव में है क्या चीज। इसमें पता है क्या किया गया है, इसमें ऐसा किया गया है 25 का भाग दिया गया, इसमें कितने आ गए 8 आ गए क्या 200 नहीं देना आधा के भाग यार, मैं नहीं झट देसिन दे दिया, तुम्हें नहीं देना आता। ये एक एमएलए का वोट वैल्यू आ गया। यूपी का जब एक एमएलए वोट देगा ना तो एक वोट नहीं पड़ेगा, कितने वोट पड़ेंगे, ऐसा एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं उदाहरण के तौर पर। और जब यहां राजस्थान वाले को इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, राजस्थान का एक एमएलए वोट देगा तो कितने वोट पड़ेंगे, ये इनकी वोट की वैल्यू पड़ेगी। अब यदि राजस्थान के लोग कम थे तो उनकी वोट की वैल्यू भी कम हो गई कि नहीं हो गई। अब ये लोग ज्यादा थे तो इनकी वोट की वैल्यू भी ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई। अब बताओ समान प्रतिनिधित्व हुआ कि नहीं हुआ, बोलो नाराज होगा क्या कोई, यूपी वाले नाराज होंगे क्या, और वो भी नहीं होंगे बेटा, तुम कम थे एमएलए ज्यादा तो लोग कम कर दिए तुम्हारी वैल्यू, तुम ज्यादा थे ओके वैल्यू भी। अब बताओ मामला सही सेट किया गया, अब समझ में आ गया वोट वैल्यू है क्या चीज, आ गया क्या। अब इसी चीज को यदि मैं थ्योरी में किताबों में जो लिखा हुआ वो बोल करके आपको समझाता ना तो माथा खराब हो जाता है, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है ना, वो इतना इतना ये करेंगे वो करेंगे ऐसा होता है। अब इसका देखो एक फॉर्मूला हो रहा है, सूत्र और बना रखा है इसका, है ना। अब सूत्र क्या होगा ये भी समझने वाली बात है, ये भी समझने वाली बात है। तो देखो यहां पर सूत्र में ऐसा बोला गया है ये निकालने का, यहां पर इसने कह रखा है कि राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट जनसंख्या, और अपॉन में इसने बोल रखा है कि उस राज्य के क्या लिखूं, उस राज्य के सभी एमएलए लिख दूं क्या, उस राज्य के लिख दूं सभी एमएलए, और वो एक भी आ जाएगा सभी लिख दोगे तो, हाँ इसलिए हम क्या लिखेंगे, उस राज्य के निर्वाचित एमएलए यानी विधायक, निर्वाचित विधायक। क्लियर एकदम, ये लिखना है, ये नहीं लिखोगे तो सारे आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। और आजकल प्रश्न यही आ रहे हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और उसमें इस तरह से देंगे सभी एमएलए भाग लेते, हम देखेंगे और यार सभी तो लेते हैं, टिका टिका ये तो सही है, फिर वहां देखेंगे यार ये क्या हो रहा है ना। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है, अब ज्यादा जरूरी क्या है वो भी देखना पड़ेगा, है कि नहीं है। तुम्हारी बातें ज्यादा जरूरी है, मेरी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात चल रही है तुम्हारे बीच में। छोड़ देता हूं मैं, पहले बीच में रोक लेता हूं, ये तो इनको बाद में देख लेंगे ऑनलाइन वालों को। बता तू बता, तू रोज इधर बैठता था ना, हाँ अब तू बोलना भी छोड़ दे मैं मत ही देख लूंगा, उनको टैकल करना मेरे को आता है ना। क्या बात हो गई दिल खुश ऐसा, तो यार बता, एक तो तेरे वैसे ही थोड़ा सा देर लेट जाता है माथे के अंदर, और तू बातों में और लग रखा है। कोई ऐसा कोई अर्जेंट है तो मैं भी रुक जाऊं, दादा हमें भी बता दे, हम भी सोने सोने लग रहे हैं, है ना, हमारी भी थोड़ी सी टाइम। और बड़ा दोनी बात कर कर हंस रहे थे, मजा सो। मैं देखता हूँ अब गड़ा ध्यान देसी, लेकिन फिर इनकी शकल देख, तो इनकी शकल देख, बेचारे कब से ऐसे सोने हो रखे हैं। इनको बता दो थोड़ा सा, थोड़ी सी एनर्जी इनके अंदर भी आ जाए, है ना, इसलिए बता दे। अब बात पूरी हो गई तो चलो आगे, दोबारा मत करना, ध्यान रखना, एकदम इधर ध्यान दे ले। पता है मेरे को अभी तेरे से पूछूंगा तो नहीं बता पाएगा। हाँ माना कि तू दिल खुश है, दूसरों का दिल खुश करना तेरा काम है, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी खुश कर दे यार, मेरी तरफ भी देख, मैं भी आदमी हूं देख ये क्या कह रहे छोरे देवता तेरे लिए, अब बता क्या करूं, तो सुन देख फिर आगे देख। अब सुनो चले आगे, अब बताओ ये पहला मामला समझ में आ गया कि नहीं है। लेकिन इस सूत्र में एक और काम कर दिया, इस फॉर्मूले में एक और काम कर दिया, जिस काम ने मामला बिगाड़ दिया। लोगों ने सोचा ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस। इसने क्या किया, इसमें भाग दे दिया 1000 का। ये क्यों किया, अब मुझे लगता है थोड़ी बहुत मैथ समझने वाले लोग समझ जाएंगे। ये इसलिए किया कि मुझे लगता है कि मान लो मैंने तो ये उदाहरण के लिए बताया है तुम्हें कि 25 है और 200 है, क्या वास्तव में 200 ही है क्या, इधर करोड़ों में पता नहीं कितनी जीरो लग जाएंगी, और इधर 8 ना करके हो सकता है कितनी जीरो आए इसके आगे। एक आदमी जब वोट देगा इतने सारे वोट पड़ेंगे, गिनने में लफड़ा हो जाएगा कि नहीं। लेकिन यदि हम इसमें भाग दे देंगे 1000 का तो ऊपर के ऊपर कट जाएंगे ना जीरो, इस 3 जीरो तो कम से कम हो जाएंगी, और काउंटिंग में कम से कम सही रहेगा कि नहीं।
इसमें भाग देंगे तो इसमें भी देंगे, प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, सब में बराबर रहेगा। इसलिए भाग किसका दिया जाता है? 1000 का दिया जाता है। समझ गए? अब 1000 भाग क्यों दिया गया वो आपको समझ में आ गया। लेकिन फिर एक और समझने वाली बात है जो 800 वालों के लिए लफड़ा है। मेरे जैसे 800 वाले भाई साहब लफड़े में पड़ जाते हैं कि गुरुजी व्हाट इज दिस, ये क्या आ गया, ये तो हमारे नहीं बैठा बोला दिमाग में। अब इधर क्या हुआ देखो, इधर एक और लफड़ा ये किया गया कि हमारे यहां पर कई बार क्या होता है, ये लिख करके इंटू 1/1000 कर देता है। कई बार छोड़े होते हैं गुरुजी मास्टर साहब आपने भाग 1000 लिखा है, हमने तो इसको इंटू 1/1000 देखा है, ये क्या आपने गलत करवा दिया। अब भाई साहब कई बार मास्टर भी 800 वाले होते हैं, घबरा जाते हैं, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, गलत, वास्तव में गलत तो नहीं लिखवा दिया। लेकिन आप देखो क्या वो और ये एक ही बात है कि नहीं है? वो और ये एक ही बात है। अब भी ऐसा ही होगा, क्रॉस है ना भाई, ये 0 0 ऐसे ही जाएंगे और भाग में तो ये लिख दो वो लिख दो, मैथ के अनुसार एक ही है। अब ये चीज तुम्हें समझ में नहीं आए तो तुम मैथ वाले सर से पूछना कि गुरुजी व्हाट इज दिस, क्या है ये, है ना, तो वो समझ जाए देंगे। और मुझे उम्मीद है इतना तो तुम समझ ही जाओगे। हैं सारे लोग ब्रिलियंट है और अभी अभी ताजा ताजा ही है तो समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ पहला जो मामला था वो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, पहला मामला समझ में आ गया। अब मामला पहला तुम्हें समझ में आ गया तो समझने वाली बात और जो है वो ये है कि गुरुजी इसका मतलब आज हमारे देश में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस समय में सभी राज्यों के वोट वैल्यू पड़ती है, वहां पर वोट वैल्यू पड़ती है। और यदि वोट वैल्यू पड़ती है तो फिर आपसे शायद प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा एमएलए वोट मूल्य किस राज्य का है? बोलो, पूछने वाला प्रश्न है कि नहीं है? तुमने आंसर भी बता दिया क्योंकि आपने ये समझा ना, इसलिए समझा दिया गुरुजी पॉपुलेशन ज्यादा तो अपने आप वोट वैल्यू ज्यादा। ये मैंने समझाया तभी तो तुम आंसर दे पाए। नहीं आप समझते तो पता नहीं क्या है वोट वैल्यू, क्या है ये ऊपर से जाता। और यदि आप राजस्थानी हो तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का वोट वैल्यू कितना है, सबसे कम किसका है, ये चीजें पता होना चाहिए, है ना। तो गोवा का नहीं, सिक्किम का ध्यान रखें, केवल 7 ही है, 7। एक एमएलए वोट डालता है, 7 वोट पड़ते हैं केवल। यूपी वाले डालते हैं 208 वोट पड़ते हैं। अब सोचो आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, मान लो कल को नंबर आ जाए राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है तो पता चल गया ना चुनाव प्रचार करने कहां जाना है ना, सभी राज्यों में जाना है, सब राज्यों के एमएलए जाकर के मांगने वोट मूल्य। लेकिन यूपी में स्पेशली ज्यादा करना है क्योंकि आप यूपी का एक एमएलए भी यदि पटा लिए ना तो वो सिक्किम वाले कई एमएलए को ले बैठेगा अकेले। उधर जाके सिक्किम में कईयों के पैर पकड़ोगे, कई एमएलए को भाई वोट देना वो देंगे, उधर जाके एक के पकड़ लेना यूपी वाले मेरे को वोट दे देना यार, वो देगा और सबको बराबर कर देगा एक में। अब पता है तुम्हें कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो प्रचार करने के लिए क्यों विधानसभाओं में ही आते हैं ये राज्यपाल। द्रौपदी मुर्मू राजस्थान विधानसभा में आई और एमएलए को बोल के गई मुझे वोट देना, है ना, ऐसा हुआ। तो वो चीजें इसलिए हुई। और आपने देखा भी कि बीजेपी से सपोर्टेड जो है वो राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, बीजेपी पार्टी के द्वारा कैंडिडेट अनाउंस करके और फिर बनी। तो बीजेपी की क्यों बनी? क्योंकि पता है तुम्हें कि आज वर्तमान में सबसे ज्यादा एमपी भी किसके हैं? बीजेपी के। और सबसे ज्यादा राज्यों के अंदर सरकार किसकी है? इसका मतलब बहुत सारे राज्यों में एमएलए हैं बीजेपी के, इसलिए राष्ट्रपति किसकी बनी? समझ रहे हो इस चीज को? हाँ, विपक्ष में खड़ा तो होता ही है क्योंकि उनके भी एमएलए होते हैं। क्या पता कोई बीजेपी वाला वोट डाल ही दे तो वो क्यों नहीं खड़े हो, इसलिए होते हैं, हर बार खड़े होते हैं, माता फोड़ी होते हैं और इस वजह से बहुत सारी चीजें करके और फिर किया जाता है। अभी जसवंत सिंह थे, द्रौपदी मुर्मू, हाँ जसवंत सिन्हा नहीं थे, यशवंत सिंह, हाँ यस, वो थे जो अभी चुनाव लड़े थे राष्ट्रपति को लेकर के और बहुत शानदार था द्रौपदी मुर्मू के सामने। तो ऐसा करते हुए ये हुआ, समझ गए आप तक? अब आपने समझा, लेकिन आपने ये नहीं समझा मैंने जो वोट वैल्यू है वो किसकी बताई है? एमएलए की। लेकिन अभी तक मैंने वोट वैल्यू किसकी नहीं बताई है? एमपी। एमपी का जो फॉर्मूला है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सूत्र है वो क्या होता है, इनका कैसे निकलता है? क्योंकि इस फॉर्मूले से किसका निकलेगा? केवल अब एमपी का भी वोट मूल्य निकाला जाता है। वो 776 लोग है ना ये वाले, इनका भी वोट वैल्यू निकाला जाता है। अभी तक तो हमारे को इनका ही निकल के सामने आया है, इनका कैसे निकलता है वो भी सुनना ध्यान से। इसके लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले तो सारे जितने भी देश के एमएलए हैं, ये सारे जो एमएलए हैं इनके वोट वैल्यू का टोटल कर लिया जाता है। राजस्थान वालों का, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, सब एमएलए जितने भी हैं उन सारे एमएलए के वोट वैल्यू का क्या कर लेंगे? टोटल। और इस वोट वैल्यू के टोटल के अंदर
भाग देंगे इनका, इलेक्टेड एमपी का, निर्वाचित सांसदों का, और जो आंकड़ा निकल के आएगा वो 708 आता है, जो हमारे आज वर्तमान में एक सांसद की वोट वैल्यू है। समझ रहे हो इस चीज को? चलो कोई बात नहीं, नहीं समझे तो फॉर्मूला सुनना। फॉर्मूले में क्या किया जाता है? सबसे पहले तो यह काम किया जाता है कि देश के सभी इलेक्टेड निर्वाचित एमएलए के वोट वैल्यू का टोटल, वोट मूल्य का योग, इनका टोटल कर लेते हैं और फिर इसमें भाग किसका देते हैं? किसका भाग देंगे बताओ? निर्वाचित सांसदों का भाग देते हैं, इलेक्टेड एमपी का भाग देते हैं सांसदों, और फिर इसमें और भाग दे देते हैं किसका? 1000 का, 1000 का भाग इसमें भी दे देते हैं। जो चीज निकल के आएगी वो हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो है वो वोट वैल्यू होगी, और वो जो निकल के आती है वर्तमान में 708 निकल के आती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि आज हमारे देश में सांसदों का वोट मूल्य एक साथ निकाला जाता है। जितना राजस्थान का होगा, यूपी का होगा, उतना ही सिक्किम का होगा, उतना ही गोवा का होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। क्लियर एकदम? नहीं आया? दिखता है? नहीं आया? नहीं आया? हाँ, दोबारा रिपीट करते हैं, सुनो। वोट मूल्य, सब वोट मूल्य निकालना पता चल गया कि वोट मूल्य क्या होता है? वोट मूल्य का पता चल गया कि वोटों, जो वोट होते हैं समान प्रतिनिधित्व करने के लिए वैल्यू निकाली जाती है। यह समझ में आ गया? वैल्यू निकाली जाती है तो सदस्य दो तरह के होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, निर्वाचन मंडल के अंदर दो तरह के सदस्य होते हैं, एक एमपी, दूसरा एमएलए। तो वोट वैल्यू भी दो तरह से निकाली जाएगी। सबसे पहले हमने किसका वोट मूल्य निकाला? एमएलए का। एमएलए का निकाला सबसे पहले, और यदि एमएलए का निकाला तो उसका फॉर्मूला क्या था? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के निर्वाचित, और भाग किसका दिया? 1000 का भाग दे दिया। तो किसका निकल के आ गया? एमएलए का। लेकिन फिर एमपी का बाकी रह गया, इसलिए हमने एमपी का निकाला। तो इसके लिए क्या किया हमने? सबसे पहले जितने भी एमएलए का हमारे सामने ये जो वोट वैल्यू निकल के आया था सभी राज्यों का अलग अलग, उन सबका टोटल कर लिया हमने। इन सबका टोटल कर लिया हमने, इन सबका नहीं, ये कितने थे? 4120, सॉरी है ना, 4120 जो थे ना उनका टोटल किया हमने, क्योंकि एमएलए की संख्या इतनी थोड़ी थी, ये तो सारे निर्वाचन मंडल के लोगों की संख्या थी। इनका वो टोटल किया हमने। देश के जितने भी विधायक थे उन विधायकों के वोट मूल्य का टोटल करके और फिर इसमें भाग दे दिया किसका? निर्वाचित सांसदों का। क्या मैं इधर सभी सांसद लिख सकता था? क्या सभी आता तो 790 आ जाते, और वो 12 और 2 भी आ जाते, और उसमें फिर भाग दिया हमने किसका? 1000 का। और जो चीज निकल के आई वो आज हमारे देश में एक सांसद की वोट वैल्यू निकल के आ गई। समझ में आ गया? ये पहला काम करना होता है केवल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत, ये पहला काम था। अब 2 काम और करने हैं, वो और सुनना ध्यान से। 2 काम और है, उन 2 कामों को देखना है, और 2 कामों में अगला जो काम है हमारा वो ये है, 2 नंबर का जो काम है वो ये है कि यहां पर जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसको न्यूनतम कोटा जो है वो प्राप्त करना होता है, मिनिमम कोटा प्राप्त करना होता है। अब न्यूनतम कोटा क्या होता है ये भी समझने वाली बात है, ये भी समझने वाली बात है, तब जाकर के चीजें समझ में बैठेंगी। तो इसको भी मैं उदाहरण के साथ में बता रहा हूं, तब सुनना। एक उदाहरण मैं देता हूं, मान लो हम लोग किसी गांव का उदाहरण लेते हैं। एक गांव है जिसमें मान लीजिए 3500 लोग रहते हैं, टोटल 3500 वोटर हैं। 3500 वो लोग हैं जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है, और टोटल कुल मतदाता बोलते हैं इसको हम। और इस गांव में मान लीजिए चुनाव होता है सरपंचों का। अब सरपंचों का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, ठीक है। मानना कि 10 आदमी थे जो सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आगे आए। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, जेब में दम होनी चाहिए लोगों को पिलाने की, है कि नहीं, कि लोगों को चाय पिला सके, ठंडी गर्म दोनों तरह की जो भी वो चाहे वो। तो माना, हाँ माना हमारे गांव में 10 आदमी ऐसे थे जिनकी जेब में दम था कि वो लोगों को पिला सके और वो चुनाव लड़ते हैं। अब ये जो 10 आदमी हैं इनको पता है क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम उम्मीदवार बोलते हैं, उम्मीदवार, कैंडिडेट। कैंडिडेट बोलते हैं कि 10 उम्मीदवार थे यहां पर। और ये जो है वो इनको हम क्या बोलेंगे? कुल वोट बोलेंगे, टोटल वोट। ये इतने टोटल वोटर बोलेंगे। अब इनमें से जीतेगा कोई एक, ऐसा थोड़ी कि 2 जने जीत जाएंगे या 10 के 10 जीत जाएंगे। कितने जीतेंगे? एक जो आदमी जीतेगा वो आदमी होगा, उसको हम बोलेंगे निर्वाचित सदस्य बोलेंगे।
इलेक्टेड मेंबर बोलेंगे, इलेक्टेड मेंबर। और ये जो निर्वाचित सदस्य है उसकी संख्या हर जगह एक ही होती है, एक जगह जहां पर भी वोट होगा वहां पर एक ही होता है। अब माना चुनाव हुआ, और चुनाव हुआ और हम लोग सारे मान लो एक ही गांव में हैं, ऐसा एक बार आपको मान लेना है, एक ही गांव के रहने वाले थे, और इस गांव में 10 आदमियों में एक आदमी ऐसा था जिसका नाम था रामलाल, मान लेते हैं हम लोग। और रामलाल का साथ जो है वो अपूर्ण सब लोग दे रहे हैं, है ना, कि यार ये कैसे भी जीत जाए। अब हम जिसका साथ दे रहे हैं वो तो जीतेगा ही। माना कि किस्मत अच्छी थी और रामलाल जीत गया, तो निर्वाचित सदस्य कौन बन गया? लेकिन क्या 3500 टोटल वोट हैं, क्या सभी आ जाते हैं क्या वोट देने? नहीं आते हैं। कि माना सभी लोग नहीं आए और वोट देने कितने लोग आए? केवल 3000 लोग आए। तो ये तो थे टोटल वोट, लेकिन यदि 3000 लोगों ने वोट दिया है तो हम इसको बोलेंगे वैध मतों की संख्या, वैलिड वोट बोलेंगे इनको, जितने वोट पड़ते हैं उनको। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि उम्मीदवार किसे कहते हैं, निर्वाचित किसे कहते, सदस्य किसे कहते हैं, इलेक्टेड मेंबर, वैलिड वोट किसे कहते हैं, वैध मत, और कुल वोट किसे बोलते हैं, इन दोनों में अंतर होता है। समझ गए? समझ गए एकदम? अब माना कि 3000 वोट पड़े और रामलाल ने जो है वो इन वैलिड वोटों में से 350 वोट ले लिए, और 350 वोट जहां मिले इसको, तो ये सब में 10 में सबसे ज्यादा थे, बाकी के जो लोग थे ना उनको इससे कम ही मिले हैं, इसको अकेले को 350 मिल गए हैं। अब ऐसा ही तो होता है कि जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही तो जीता है। सभी जगह ऐसा ही होता है, हाथ नीचे कर, सभी जगह ऐसा ही तो होता है। अब सभी जगह ऐसा होता है कि जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है, तो क्या यहां पर भी रामलाल जीतेगा कि नहीं? एमएलए, एमपी, राष्ट्र, ये एमएलए एमपी से लेकर के हमारे देश के वार्ड पंच, पार्षद, सब जगह ऐसा होता है कि जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे वो जीतेगा। लेकिन हमारा देश लोकतंत्र है कि नहीं है? है लोकतंत्र। और यदि हमारा देश लोकतंत्र है तो आप एक चीज देखना, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, डेमोक्रेसी में पब्लिक की सब कुछ होती है। अब पब्लिक सब कुछ होती है तो 3000 में से कितने लोग चाहते हैं कि रामलाल सरपंच बने? और बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा है, 5 साल तक राज करेगा डंके की चोट पर। लेकिन आप दूसरा पहलू भी देखो कि इस आदमी को 2650 लोग पसंद नहीं करते थे, 2650 लोग इसको पसंद नहीं करते थे, फिर भी बंदा 5 साल तक शासन करेगा। जनता ये है कि ये है, ज्यादा लोग तो ये हैं, दोनों जनता है, लेकिन ज्यादा पब्लिक किधर है? ये ना, पब्लिक जिनको ज्यादा पसंद करती है, वो ज्यादा जो पब्लिक का पार्ट है वो तो बापड़ा पसंद ही नहीं कर रहा, और कम लोग पसंद कर रहे हैं, फिर भी बंदा शासन कर रहा है। ये लोकतंत्र में सबसे बुरी बात है। किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर ऐसा यदि होता है तो ये गलत है। हमारे देश में नहीं, लगभग सभी देशों में ये समस्या है, बहुत बुराई है ये। अब समस्या तो सुधार भी कैसे करें भाई साहब? ये बट गए सारे 9 जनों में, हम सुधारे भी कैसे? लेकिन सोचो, मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में इसको सुधारा गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में इसको सुधारने की कोशिश नहीं, सुधारा गया है। और सुधारा गया है तो भाई साहब यहां पर यही वो बात है, न्यूनतम कोटा। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा बोला गया कि बेटा रामलाल, मान लो ये रामलाल काल ने सरपंच का चुनाव लड़ता है ना, इसको बोला हमने कि बेटा तेरे को यदि सरपंच बनना है ना, तो इनमें से तेरे को मिनिमम कोटा प्राप्त करना होगा, और मिनिमम कोटा कम से कम ये होगा, तब तो तू सरपंच बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसा ये बोला गया है। ये मिनिमम कोटा है जो राष्ट्रपति में किया गया है। राष्ट्रपति में जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उसको चुनाव नहीं जिताया जाता है। समझे इस बात को? अब समझने के साथ में आपके दिमाग में कई तरह की बातें उड़ चल गई होंगी, बातें चल रही होंगी, मास्टर साहब आपने समझा तो दिया, लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है? रामलाल 1501 कैसे प्राप्त करेगा? बापड़ा, ये 3 बार चुनाव, 5 बार चुनाव लड़ेगा तब जाके होगा। इसमें भी इसने कितने लोगों को पिलाई होगी, कितने लोगों के पैर पकड़े होंगे जाकर के, और कितने गंदी राजनीति की होगी, तब जाकर के बेचारा 350 प्राप्त करके और फिर चुनाव जीता है। क्योंकि वास्तव में ये बहुत गंदी राजनीति होती है। इधर ये थोड़ा सा सरपंच वगैरह इनके चुनाव में, एमएलए एमपी के अंदर ज्यादा जोर नहीं है तो जितना इधर ज्यादा जोर आता है। लोग पता नहीं कितने क्या क्या नखरे उठवाने पड़ते हैं, फिर जाकर के फिर 5 साल तक ऐसे पब्लिक, उस समय तो पब्लिक ऐसे गाड़ी भारी हो जाती है, कौन पिला रहा है और कौन क्या कर रहा है ना, और फिर 5 साल तक घूमती फिरती है गलियों गलियों में,
हाँ ये मेरा कोई काम कर दे तो ये मेरा कोई काम कर दे, उस समय वो यूनिटी नहीं दिखाते हैं सरपंच के चुनाव में, और बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं भाई हम ही है सब कुछ, हम राजा है, राजा बन के बैठ जाते हैं, और राजा बन के बैठ जाते हैं, फिर भाई साहब वो पैर पकड़ते फिरते हैं। अब जो आदमी आपके पैर पकड़ा है, कल को वो राजा बनेगा तो वो तुम्हें पैर पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, इसलिए अपने आप ही वो सारी चीजें फिर बैठ देखते रहे, हमारो सरपंच कड़ी सो आवे तो देखा, मारो सरपंच कड़ी दिखे तो करा है, सरपंच साहब मारो यो कर दो, आज हमारा पानी नहीं आ रहा, आज ये हो गया ये हो गया, अरे भाई साहब गलती तो तुम्हारी है। तो इसलिए वास्तव में हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर इन चीजों को सुधारने की कोशिश की गई, ये चीज बोला गया, ये चीज यहाँ सरपंचों में बोल दी जाएगी ना, रामलाल की बोलती बंद हो जाएगी, ये बोलेगा 1500 मेरे से नहीं, 1500 लोगों के वोट पैर मैं नहीं पकड़ सकता, आधे से ज्यादा लोगों के, लेकिन राष्ट्रपति में ये काम किया गया है। और मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये चीज इधर लागू कर दी जाए ना तो ये बहुत अच्छी होगी, ये इधर भी लागू की जा सकती है, इधर भी ये एक्यूरेट निकल सकती है ये भी, और यहां पर भी ये चीज सुधारी जा सकती है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में सुधारी गई है, अब सुधारेगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुरुजी मान लो अपना रामलाल राष्ट्रपति चुनाव लड़ लेता है, या आप इसको गांव में लागू कर देते हो तो उसको बेचारे को मिनिमम कोटा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा। समझने वाली बात है कि आपका प्रश्न भी है, पॉलिटी के अंदर कई बार प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी आदमी को न्यूनतम कोटा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्या मैंने आपको ये सारी बात नहीं बताई थी, उससे पहले आप चीज जानते भी थे कि क्या होगा, लेकिन अब कम से कम जानना तो है, और गुरुजी बता क्या होगा, कम से कम ये तो है। तो हम जानेंगे कि यदि न्यूनतम कोटा नहीं मिले तो क्या होगा। फिलहाल इसका सूत्र क्या हो सकता है, मुझे ये बताओ, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, फॉर्मूला बनाया गया इसका भी। अब फॉर्मूला मैं तुम्हें बोल के बता रहा हूं, आप समझ जाना कि क्या है, इधर देखो कितना बड़ा मजाक किया गया। ये ऐसे निकालते हैं जैसे ये 1501 निकालने, मतलब आधे से एक ज्यादा करना है। अब इसके लिए पता है क्या किया गया, इसने फॉर्मूला ऐसा बोला है, कुल वेद मत, कुल वैलिड वोट +1 और अपॉन में किया गया है निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य +1, ये किया गया है, +1 = 2 और 2 करके इसका 2 का भाग देना चाह रहे हैं। इसमें पूरी मैथ आप लोग लगाना मत, परंतु ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला है तो मुझे बताओ, इस जगह अपने सूत्र के अनुसार यहां कितना रखोगे, 3000, कितना रखोगे, बोल दिलकुश कितना रखेगा, और इधर कितना रखेगा, इसकी जगह निर्वाचित सदस्य की जगह कितना रखेंगे, हाँ ये छोरा बोल रहा है एक रखेंगे, मूर्ख हो, ये है उम्मीदवार है ये 10, मैंने उधर उम्मीदवार नहीं बोले, मैंने इधर क्या बोला है, निर्वाचित सदस्य बोला है। और +1 की जगह +1 कर दोगे, 1 = 2 और 2 का भाग देंगे हम किस में, 3000 में, तो 1500 आ सकता है ना, लेकिन हमें तो 1500 ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए इसलिए क्या जोड़ दिया हमने, 1 जोड़ दिया। ये है आपका दूसरा नंबर का काम। 30 नंबर का काम है जिसको हम लोग पढ़ेंगे कल।